गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेणु सिंह कैपिटल मॉडर्न स्कूल से। आज हम स्टैंडर्ड 8 हिंदी मीडियम का सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2 हमारे आसपास क्या, इसका पार्ट 1 स्टडी करेंगे, जिसमें हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक होगा मृदावरण और दूसरा जलावरण। तो हमको देखना है कि हमारे आसपास जो भी है, हमारे सराउंडिंग में सब जो है वो कब, कैसे, कहाँ से हुआ, किस तरह से आया, ये सब कैसे क्रिएट हुआ, इसके बारे में हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हमारे आसपास क्या। धनवीर माँ के साथ बगीचे में घूम रहा था। घूमते घूमते उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, हम जिस जमीन पर चल रहे हैं वह किस तरह बनी होगी। धनवीर ने यह प्रश्न अपनी माँ से पूछा। माँ ने कहा, तू प्रतिदिन सूर्य को देखता है ना, इस सूर्य का भी एक परिवार है जिसे हम सौर परिवार के रूप में पहचानते हैं। हमारी पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है। तो धनवीर जो है एक दिन अपनी माँ के साथ बगीचे में घूम रहा था। उस समय घूमते घूमते उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये जमीन जिस पर हम चल रहे हैं, जो जमीन जिस पर चल रहे हैं वो किस तरह से बनी होगी, पहले कैसे शुरू में ये बना होगा। धनवीर ने प्रश्न अपनी माँ से जब पूछा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा आप प्रतिदिन हर रोज सूर्य को देखते हो ना, सूर्य हर रोज हमको दिखता है ना, इस सूर्य का भी एक परिवार है। कहते हैं उसकी माँ समझाती है, जिस तरह से हमारा परिवार होता है उसी तरह से ये जो सूर्य हमको हर रोज दिखता है उसका भी एक फैमिली है, एक परिवार है। और सूर्य का परिवार जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सौर परिवार के नाम से जानते हैं। और इसी सौर परिवार का एक सदस्य हमारी पृथ्वी भी है। कहते हैं धनवीर की माँ कि ये हमारी पृथ्वी, ये मतलब जिस पे हम चल रहे हैं उसको, वो भी जो पृथ्वी है जो वो सौर परिवार का एक सदस्य है, एक हिस्सा है। हमारी पृथ्वी इस सौर परिवार का एक सदस्य है। पृथ्वी सौर परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में है। सबसे विशेष बात यह है कि अपने जैसे सजीवों को जीने के लिए जरूरी है ऐसा अनुकूल तापमान, पानी और हवा मात्र पृथ्वी को ही प्राप्त हुआ है। उसके परिवार के अन्य सदस्य के पास इस प्रकार की अनुकूलता होने का प्रमाण आज तक नहीं प्राप्त हुआ है। तो फिर कहती है उनकी मम्मी कि पृथ्वी पर हम लोग जो है, जैसे जीने के लिए हमको पानी की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है, अनाज की जरूरत पड़ती है, ये सब सारी चीजें जीवन जीने के लिए जो जरूरी होती है वो सारी चीजें केवल पृथ्वी पर ही मौजूद है। बाकी ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है कि जहाँ पे कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर इस तरह की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य में से अलग हुई है। जब पृथ्वी का उद्भव हुआ तब वह आग के गोले के रूप में थी। यह आग का गोला धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसके कई तत्व पहले द्रव स्वरूप में और उसके बाद ठोस स्वरूप में रूपांतरित हुए। इस प्रक्रिया के समय जिन तत्वों का ठोस स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे हम मृदावरण के नाम से पहचानते हैं। तो ऐसा सबका मानना है, ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी है जो उसकी जब उत्पत्ति हो, जो उद्भव हुआ, जैसे शुरुआत माना जाता है पृथ्वी का, वो कहाँ से माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो सूर्य के गोले से ही अलग हुई है। सूर्य का ही एक टुकड़ा है, वहीं से ये अलग हुआ। पूरा एक आग के गोले के स्वरूप में पहले था, फिर बहुत सालों तक, बहुत टाइम लगा इसको ठंडा होने में, बहुत सालों तक ये धीरे धीरे ठंडा हुआ। और उसके बाद ये इसका परिवर्तन किस में आया, पहले जल के रूप में इसका परिवर्तन हुआ, बाद में वही परिवर्तन जो ठोस के रूप में होने लगा। तो पृथ्वी पे बहुत सारी जगह पे जलावरण है, जो जल की मात्रा है उसको जलावरण कहा गया। और जो ठोस का रूप पकड़ता है, यही चीज ठंडा होने के बाद जब ठोस का रूप पकड़ता है तो ठोस वाले रूप को हम क्या कहते हैं, मृदावरण। मृदा मतलब मिट्टी, जो मिट्टी से घिरा हुआ जगह है, जो प्लेस, जो स्थान मिट्टी से घिरा हुआ है उसको हम मृदावरण के नाम से जानते हैं। और दूसरा बात जलावरण। तो जलावरण मतलब जो जल से घिरा हुआ हिस्सा है उसको हम जलावरण कहते हैं। फिर एक तीसरा स्वरूप आता है जो वायु से, गैसों से, हवाओं से घिरा हुआ स्वरूप है। तो उसको हम, जो कि हवाओं से घिरा हुआ स्वरूप है, उसको हम वातावरण के नाम से जानते हैं। और ये सब स्वरूप जहाँ पे मिलते हैं
जहाँ पे ये सारे आवरण मिलते हैं उसको हम जो है जीवावरण के नाम से जानते हैं। तो आज हम खाली दो वरण के बारे में इसमें स्टडी करेंगे, पहला मृदावरण और दूसरा जलावरण के बारे में। तो जैसा कि आपको पता चल गया, जो ठोस रूप में मतलब स्वरूप लिया उसको हम मृदावरण कहते हैं। फिर भी रहने के लिए कठोर सतह, जिन तत्वों का द्रव्य स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे जलावरण के रूप में पहचानते हैं, जिन तत्वों का गैस स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे वातावरण के रूप में पहचाना गया। फिर भी रहने के लिए कठोर सतह, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा प्राप्त होने के कारण पृथ्वी पर जीव सृष्टि का विकास हुआ, जिसे जीवावरण के नाम से जाना गया। इस तरह से पृथ्वी के कितने आवरण अस्तित्व में? 4 आवरण है अस्तित्व में। कौन कौन से? मृदावरण, जलावरण, वातावरण और जीवावरण। 4 प्रकार, 4 अस्तित्व, 4 वरण पृथ्वी के अस्तित्व में है। तो सबसे पहले हम मृदावरण लिथोस्फीयर के बारे में देखते हैं। हम पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर निवास करते हैं उस भाग को मृदावरण के रूप में पहचाना जाता है। मृद अर्थात मिट्टी और आवरण अर्थात सतह या परत। पृथ्वी की ऊपरी सतह मिट्टी और चट्टान जैसे ठोस पदार्थों का बना हुआ है, जिसके कारण वह घनावरण या शिलावरण के रूप में पहचानी जाती है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जहाँ पे हमारा मकान है, जहाँ पे हमारा निवास है, जहाँ पे हम आते जाते चलते हैं, वो सतह जो है मृदावरण के नाम से जानी जाती है। तो मृदावरण, मृदा का मतलब आपको पहले ही बताया मिट्टी होता है, और आवरण मतलब जो सतह होती है, जो परत होती है जिससे ढका हुआ है, जो हिस्सा मिट्टी से ढका हुआ है, जिसका आवरण मिट्टी का है, तो वो मृदावरण के नाम से जाना गया। और इसको क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ठोस चट्टान इस तरह से पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर भी पाए जाते हैं, इसके लिए इसको शिलावरण या घनावरण के नाम से भी जाना जाता है। यह आवरण पृथ्वी सतह का लगभग 29% भूभाग रोकता है। तो ये मृदावरण कितने पार्ट में फैला हुआ है? पृथ्वी के पूरे 29% में, 29% भाग में कौन सा मृदावरण पूरा पाया जाता है। यह सतह लगभग 64 से 100 किलोमीटर जितनी मोटी है, और इस वरण की जो मृदावरण है इसकी परत कितनी मोटी है? 64 से लेकर के 100 किलोमीटर जितनी मोटी परत है इसकी। यह सभी स्थान पर एक समान मोटाई नहीं है। इसकी जो परत है 64 to 100 किलोमीटर क्यों बोला गया? क्योंकि कहीं पे 64 है, कहीं पे 60, मतलब 64 से 100 के बीच में इसकी हर जगह पर इसकी परत की मोटाई बताई जाती है। कहीं पे कुछ है तो कहीं पे कुछ है, हर जगह पर एक जैसा नहीं है। इस भूभाग पर छोटे बड़े पर्वत, पठारी प्रदेश, मैदान आदि आए हुए हैं। सतह से शुरू करके जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है। तो जैसे हम सतह पे हैं, यहाँ से निकल के अगर हम गहराई के साइड में थोड़े नीचे वाले हिस्से में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या होता है? वो इंक्रीज होने लगता है, हमारा तापमान बढ़ने लगता है। पृथ्वी के भूगर्भ में रही हुई चट्टानों से के पिघले हुए स्वरूप को मैग्मा या भूरस कहते हैं। तो पृथ्वी के भूगर्भ में यानी कि पृथ्वी के अंदर जो जमीन है, मिट्टी जो सतह हमको जमीन दिख रही है उसके अंदर, उसके गर्भ में क्या है? जो चट्टानों से पिघले हुए स्वरूप है, चट्टानों जो चट्टान है उनके कुछ पिघले हुए स्वरूप है, जिसको किस नाम से जानते हैं? मैग्मा, मैग्मा के नाम से जानते हैं, या तो उसको भूरस भी कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर कई गैसें हैं जो गर्म होने से ऊपर की तरफ दबाव बनाकर बाहर निकलने का प्रयत्न करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे गैसें हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और इसकी वजह से उनका जो दबाव होता है, प्रेशर जो होता है ज़्यादा होता है, वो बाहर निकल, पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए कोशिश करती है, प्रयत्न करती है। तो बाहर निकलने का मतलब वो गैस कहाँ पे आएंगे? ऊपर के साइड में आएंगे। अब उनका दबाव ऊपर के साइड में जा रहा है, लेकिन परंतु ऊपर आई हुई चट्टानों का दबाव भी उतना ही अधिक है। जो ये चट्टान पृथ्वी के ऊपर जो ऊपरी सतह पे जो चट्टान है उसका भी प्रेशर उतना ही ज़्यादा है जितना कि नीचे से उठने वाले गैसों का प्रेशर है। इसलिए दोनों का प्रेशर जो है, दबाव जो है इक्वल पड़ता है। इस तरह से गर्मी और दबाव जैसे बल एक दूसरे को संतुलित रखने में सहायक होते हैं। इसलिए तो पृथ्वी की एक सतह यह सतह फटती नहीं है, क्योंकि नीचे से गैस का जितना दबाव, ऊपर से चट्टानों का भी उतना दबाव, इसलिए वो सतह नहीं फटती है। और जहाँ पर यह संतुलन नहीं बन पाता है वहाँ की सतह टूट जाती है और ज्वालामुखी फटती है।
रहता है। और यही जो बैलेंस जो है नीचे की गैसों का और ऊपर के चट्टान के प्रेशर का जो बैलेंस है, जहाँ पर ये मेंटेन नहीं हो पाता, जहाँ पे सही तरीके से संतुलित नहीं हो पाता, वहीं पर पृथ्वी फटती और ज्वालामुखी फट जाता है। माँ, यह मृदावरण हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है? धनवीर पूछता है, माँ ये मृदावरण जो मिट्टी का आवरण हमारे लिए कैसे उपयोगी है? यदि मृदावरण ना होता तो हम अपना मकान किस पर बनाते? पीने का पानी या भोजन के लिए, खेती, उद्योग, धंधों के लिए आवश्यक खनिज या जंगल, ये मृदावरण के बिना कैसे संभव हो सकते? आज हमने अपने मृदावरण के बारे में जो बातें की, उसके आधार पर मृदावरण में किसका किसका समावेश हो सकता है, उससे संबंधित चित्र बनाए। ये आपको एक्टिविटी के रूप में करना है कि जो मृदावरण के बारे में हमने पढ़ा है, मृदावरण के बिना हमारा घर भी नहीं संभव है, भोजन, खेती, उद्योग कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। तो मृदावरण के बारे में जो आपने स्टडी किया, तो आपने मृदावरण के बारे में, उसके आधार पर मृदावरण में किसका किसका मतलब समावेश होता है, कौन कौन सी चीज शामिल होते, उसके बारे में, उससे रिलेटेड आपको पिक्चर्स ड्रॉ करना है, चित्र बनाना है। आपकी एक्टिविटी, आप भी अपने शिक्षक की सहायता से ऐसा चित्र बनाएं और चर्चा करें। आपको भी इस तरह से पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं। दूसरा पार्ट हमारा आता है जलावरण। जैसा कि हमने पहले ही बोल लिया कि जो हिस्से में जल रह गया, पानी रह गया, उसको हम जलावरण के नाम से जानते हैं। आइए आपको मैं जलावरण के बारे में बतलाऊं। पृथ्वी की सतह का नीचे वाला भाग पानी से घिरा हुआ है, जिसे जलावरण के रूप में पहचाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर भूभाग की तुलना में पानी का भाग अधिक है। जलावरण लगभग 71% जितना भाग रोके हुए है। तो पृथ्वी की जो निचली सतह है, वहाँ वो जो पूरा पानी से भरा हुआ है, और पृथ्वी पर जितना भूभाग का, जितना जमीन का हिस्सा है, उससे कहीं ज्यादा जल का हिस्सा है। जैसे कि हमने पढ़ा, पृथ्वी पर भूभाग कितना है? ओनली फॉर 29%, केवल 29% भूभाग है, लेकिन जल का हिस्सा कितना? जल का पार्ट कितना पृथ्वी पर? 71% पूरा जलावरण है। जलावरण में विशाल जल भंडार रखने वाले भाग अर्थात महासागर, जिसे हम प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और अंटार्कटिक महासागर के रूप में पहचानते हैं। तो जहाँ पर जल का बहुत ज्यादा विशाल भंडार जल का माना जाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको महासागर के नाम से जानते हैं। और हमारे पास कितने महासागर है? 4 महासागर है। कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ये हमारे 4 महासागर के रूप में हम जानते हैं। सभी महासागर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भूमि विस्तार के पास आए हुए स्थानीय जल विस्तार समुद्र, सागर, उपसागर, खाड़ी या जल डमरू मध्य के नाम से पहचाने जाते हैं। तो भूमि विस्तार के पास आए हुए जलीय विस्तार जो है, जिस मतलब लैंड के, जमीन के आसपास जो जलीय विस्तार है, समुद्र, सागर, उसको हम किस किस नाम से जानते हैं? उसको समुद्र, सागर, उपसागर, खाड़ी या जल डमरू मध्य, ये सब नामों से हम इनको पहचानते हैं। पृथ्वी पर आए हुए महासागर खूब विशाल और गहरे, बहुत बड़े बड़े महासागर है, बहुत विशाल और बहुत गहरे हैं। कहीं कहीं पर 10 से 11 किलोमीटर जितनी गहरी खाइयां आई हुई है। जिस तरह से हम देखते हैं, खाइयां लगभग 10 से 11 किलोमीटर तक की गहरी खाइयां हमको मिलती है। महासागर की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर ऊंचे पर्वत, विशाल मैदान, पठारी क्षेत्र, प्रदेश या खाइयां आई हुई है। तो महासागर की जो सतह है, उसके पास जो है पृथ्वी की सतह पर क्या क्या मिलते हैं? ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलते हैं, विशाल बहुत बड़े मैदान, पठारी प्रदेश या खाइयां भी मिलती है। माँ, इन समुद्रों में कितना पानी होगा? वह तो खारा नमकीन होता है, वह तो हमें किस तरह उपयोगी हो सकता है? फिर धनवन अपनी माँ से पूछता है कि इसमें आखिर जब आप कितना पानी बता रहे, पूरा 71% मतलब जमीन का, पृथ्वी का जितना हिस्सा, उसका 71% जो है पूरा जल से ढका हुआ है, और ये उसके विशाल जो मात्रा जहाँ पे भंडार जल का होता है, उसको महासागर कहते हैं। इस महासागर में कितना पानी होता होगा लगभग? और ये पानी तो खारा होता होगा, तो क्या वो हमारे यूज में आता है? फिर माँ कहती है, हाँ, पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 97% जितना पानी समुद्रों में आया हुआ है। तो उनकी मम्मी बताती है, पूरे पृथ्वी पर जितना भी पानी है, पूरे पानी का 97% जो है वो पानी कहाँ पे है? वो सागर में है। शेष पानी का लगभग 3/4 भाग जो है पानी, वो दोनों ध्रुवों पर तथा हिमालय जैसे दूसरे ऊंचे पर्वतों पर बर्फ के रूप में आया हुआ। बाकी 3/4 हिस्सा पानी का जो है वो बर्फ के रूप में भरा पड़ा है। शेष पानी का कुछ भाग सरोवरों में यानी तालाबों में, कुछ भाग नदियों में, कुछ भाग पृथ्वी के भूगर्भ में संग्रहित, यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ में अंडरग्राउंड, जैसे हम कुआं खोदते
होते हैं, बोरिंग करते हैं, तो हमारे बोरिंग का पानी कहाँ से आता है? भूगर्भ से आता है, पृथ्वी के भूगर्भ से आता है। पीने लायक पानी बहुत ही कम है, वह मीठा पानी जलावरण की भेंट है। ऐसा कहा जाता है कि हम जो पानी पीते हैं बहुत कम मात्रा में और उसको मीठा पानी कहते हैं। एक तरह से कहते हैं कि जलावरण की तरह से समझ लो, हमारे लिए एक उपहार के स्वरूप है ये मीठा पानी। सजीवों को जीवित रहने के लिए मीठा पानी आवश्यक है। इस मीठे पानी का मुख्य आधार वर्षा है। अब ये मीठा पानी जो हमको मिलता है, इसका मेन स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य आधार क्या है? बारिश है, वर्षा, वृष्टि जो होती है। वर्षा के लिए वाष्प समुद्रों में से आता है। अब बारिश कहाँ से होती है? ये जो समुद्र इतने सारे पानी से भरा हुआ है, खारा पानी से भरा हुआ है, इसका जब वाष्पोत्सर्जन होता है, जब इसका इवेपोरेशन होता है, तो पूरा भाप बन के वो पानी उड़ के ऊपर जाके जमा होता है और वही पानी जो है समुद्रों में से मूल्यवान रसायन, तो वही पानी जो है जब वहाँ पे इकट्ठा होता है, जाके जमता है, फिर हीट होने पर वही पानी जो बारिश होकर के हमारे लिए गिरता है। और समुद्रों का क्या यूज है हमारे लाइफ में? उसमें बहुत मूल्यवान रसायन, खनिज, नमक, मछलियाँ, ये सब चीज वहीं से तो प्राप्त होती है। जिस तरह धरती पर सजीव सृष्टि का अस्तित्व है, उसी तरह से समुद्रों में भी जीव सृष्टि का अस्तित्व आया हुआ है। तो जैसे हम लोग पृथ्वी पे हम लोग सजीव लिविंग बींग्स हैं, उसी तरह से समुद्र के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सजीव पाए जाते हैं। महासागरों की लहरों, प्रवाह और ज्वार भाटा में रही हुई प्रचंड शक्ति को संग्रहित करके विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है। तो इस तरह से महासागर की जो लहरें हैं, उनमें जो प्रवाह होता है और जो ज्वार भाटा वहाँ से उठता है, उनकी जो मतलब तेज शक्ति, जो प्रचंड पावर है, जो तेज शक्ति है, उसके थ्रू हम विद्युत शक्ति का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा वह जल मार्ग के रूप में भी उपयोग, महासागर हमारा जल मार्ग, हमारा शिप कहाँ से चलता है? महासागर से ही चलता है। तो जलमार्ग का भी हमारे लिए उपयोग है कि जलीय रास्ता जिसको बोलते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री आ जा सकते हैं वहां से भी। तो इस तरह से आपको संसार का रेखांकित मानचित्र यहाँ पर दिया गया है। तो प्रवृत्ति आपका क्या? उपरोक्त संसार के मानचित्र में विविध रंगों का उपयोग करके महासागर, सागर, खाड़ी, समुद्र, धुनी, उपमहासागर आदि को दर्शाना है, आपको दिखाना है। यहाँ पे देखा बेटा। अब हम तीसरे आवरण के बारे में समझेंगे। तो तीसरा आवरण है वातावरण, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमारे इस वीडियो में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उद्भव कैसा हुआ, फिर उसमें से उसके 4 आवरण तैयार हुए, मृदावरण, जलावरण, वातावरण, जीवावरण। तो जिसमें से हमने मृदावरण और जलावरण के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ से जो आपको एक्टिविटीज है वो भी होमवर्क में आपका एक्टिविटी करना होगा। साथ में होमवर्क में आज जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक से आपको 10 प्रश्न ढूंढने हैं, खुद से 10 प्रश्न बनाने हैं और उसके उत्तर भी आपको खुद से ढूंढ के लिखना है। ओके, उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे ये चैप्टर। बाकी का हिस्सा भाग हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।